हेलो एंड वेलकम टू इजीली। माय नेम इज गौरव बसवाल और आज के इस लेक्चर के अंदर प्यारे बच्चों हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अबाउट द 7 क्रिस्टल सिस्टम और क्लोज पैकिंग क्या होती है या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, उनके बारे में आपको मैं सीधी सादी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ ली है यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल के बाद में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बाद में प्रिमिटिव यूनिट मतलब जिसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहा जाता है, और फिर हमने पढ़ा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसे ही फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर हम करेंगे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और फिर अपन स्टार्ट करते हैं हमारा एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बाद में हमको समझना है अबाउट द 7 क्रिस्टल सिस्टम और फिर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करी जाए। हमारा जो लेक्चर है वो ये लेक्चर नंबर 4, और इस लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमको करना है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में स्टडी। हमको ये समझना है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं ना कि 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं नेचर के अंदर। 14 ब्रेवाइस लैटिस होते हैं, 14 टाइप के ब्रेवाइस लैटिस कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और 7 क्रिस्टल सिस्टम के जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में भी हमको चर्चा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन जैसे एग्जाम में कैसे बनता है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर ए एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पर एट ईच कॉर्नर, एंड हमारा जो बी एटम है कहां पर प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट एट ईच फेस सेंटर। कहां पर प्रेजेंट है? एट ईच फेस सेंटर। तो बताइए जरा यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा इस तरीके के कंपाउंड का, जहाँ पर ए एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पर, हर एक कॉर्नर पर, और बी एटम प्रेजेंट है ईच फेस सेंटर पर, तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा? बहुत आसान होता है, कुछ नहीं होता इसके अंदर। सिंपली आपको ये देखना है कि आपको जनरली किसकी बात चल रही है, अपने को पता है यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल की बात चल रही है, क्यूबिक यूनिट सेल की आपके सामने बातचीत चल रही है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कहूँ आपसे कि इसके अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर जो ए एटम है वो कहाँ प्रेजेंट है? हर एक कॉर्नर में प्रेजेंट है। ए एटम कहाँ प्रेजेंट है? हर एक कॉर्नर में प्रेजेंट है। तो सिंपल ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको ऐसे करोगे कि कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, ऐसे बात करूँगा यहाँ पर फेस सेंटर कितने होते हैं, तो फेस सेंटर कितने होते हैं? 6 होते हैं। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ में उनको मल्टीप्लाई कर दो, और रिजल्टेंट फॉर्मूला बनाने के लिए एक तरफ में ए लिखूंगा, एक तरफ में बी लिखूंगा। ए एटम कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर प्रेजेंट है। बी एटम कहाँ प्रेजेंट है? मेरा फेस सेंटर प्रेजेंट है। ए एटम की नंबर कितनी है? 8 हो गई ना। अरे 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब के अंदर, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके कंट्रीब्यूशन के साथ में, 1/8 के साथ में इसको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। ऐसे ही मैं यहाँ पे 6 इंटू क्या करूँगा? 1/2 करूँगा, क्योंकि फेस सेंटर प्रेजेंट एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज 1/2। इसका मतलब 1 आ गया यहाँ पर, रेशो यहाँ पर क्या आया? 3 आया। तो रिजल्टेंट मेरा जो फॉर्मूला बन के निकला दैट इज AB3। तो इस तरीके क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, कर सकते हो। अब चलिए मैं यहाँ पर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ जो हम साथ में करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपने पास में है, सेकंड क्वेश्चन अब की बार ये कह रहा है कि अपने पास में ए एटम है दैट इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर, अभी वो कॉर्नर में प्रेजेंट है, एट ईच कॉर्नर। ठीक है, बी एटम कहां पर प्रेजेंट है? अब की बार बी एटम प्रेजेंट है एट ईच फेस सेंटर, सॉरी फेस सेंटर प्रेजेंट हो गया ना, तो अब की बार एज सेंटर प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? एज सेंटर पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं ए बी के रेस्पेक्ट में ही। अब ए की जगह कुछ भी रख सकता है यार, एक्स रख सकता है, वाई रख सकता है, तो हम ऐसा करते हैं आपकी बार एक्स ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं। एक्स प्रेजेंट है कॉर्नर में प्रेजेंट है, ठीक है, और कॉर्नर मतलब ईच कॉर्नर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर वाई जो प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। और किसकी बात चल रही है? ये क्यूब की बात चल रही है, तो उसमें आपको डाउट लेना ही नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। तो अभी इस वाले क्वेश्चन को करा जाए। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? बहुत आसान सी बात है ना, कर सकते हो, कर लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने, तो है ना, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो, ए एटम इधर रेशो बी एटम, फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना, फॉर्मूला देखना है। तो कॉर्नर का तो आपको पता है 8 कॉर्नर होते हैं इंटू 1/8 रेशियो। अब बात आती है एज सेंटर। आप सभी जानते होंगे, अगर मैं आपके सामने एक क्यूब बनाता हूं, क्या बनाता हूं? क्यूब बनाता हूं इस तरीके से, देखिए जरा, ये मेरा क्या है? क्यूब है। तो एज सेंटर की बात करूं, या एज कितने होते हैं, सबसे पहले ये समझो। एज आपको पता है यहाँ पर एक एज ये रहा, एक एज ये रहा, ठीक है, एक एज ये रहा, एक एज ये रहा। ठीक है, इसका मतलब 4 एज हो गए, मतलब 4 रेज तो ऊपर, 4 नीचे हो जाएंगे, इसी तरीके से देख सकते हो। ठीक है,
4 एज इस तरीके से, यहाँ पर देखो 4 इधर हो गए, ठीक है, मतलब 4 ऊपर की साइड है, 4 नीचे की साइड है, ठीक है, 4 4 मतलब 8 हुए। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन वाले एज को देखना वो भूल जाते हैं, लेकिन टोटल एज कितने होंगे, 8 नहीं होंगे, 12 होते हैं। आपने इनको काउंट कर लिया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी एक एज इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, लेकिन इनको भी तो गिनना पड़ेगा ना मेरे भाई, इसको तो भी गिनना पड़ेगा। तो टोटल कितने होंगे, 12 होंगे। तो एज की जो नंबर होती है, एज जो होते हैं एक क्यूब के अंदर कितने होते हैं, 12 होते हैं। मैंने जब लेक्चर नंबर 2 लिया था तो उसके अंदर सारी चीजें बताई थी। बॉडी सेंटर कितने होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर, ठीक है, एक क्यूब के अंदर। उसके अंदर एज सेंटर कितने होते हैं, एज कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, बॉडी सेंटर कितना हो गया, ठीक है, कॉर्नर कितना होता है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी, ठीक है। तो अभी नहीं हुई, अगर आपने मतलब वो चीज़ आप भूल भी गए हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी मैंने बता दी सारी चीज़ें, ठीक है। एज कितना हुआ, 12 हुआ। और ऐसे ही मैं अगर आपसे ये कह दूं, हर एक एज का अपना एक सेंटर होगा जहां पर प्रेजेंट है हमारा बाई एटम, जहां पर बाई नहीं, अपना बी एटम प्रेजेंट, जहां पर अपना बी एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बी कितने हो गए, अरे 12 एज सेंटर हैं। अब बात ये आती है, सर इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, तभी तो फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम तभी तो निकल पाएंगे ना, ठीक है। 12 तो यहाँ पर एज सेंटर है, उन पे हर एक पे बी एटम प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा होता है कि जो बी एटम है वो पूरा का पूरा एक यूनिट सेल में तो आता नहीं है, उसका कुछ पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, कुछ पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, कुछ पार्ट इस यूनिट सेल में होगा, कुछ इस यूनिट सेल के अंदर होता है। इसका मतलब आपको क्या करना होता है, वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है नंबर को। अब कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, देखो जरा, ये जो अपने पास में क्या है, एज है, ये जो एज अपने पास में बना है, ये इस यूनिट सेल के अंदर कॉमन होगा, इधर एक यूनिट सेल होगी उसके अंदर भी कॉमन होगा। अब इसके ऊपर एक यूनिट सेल है और इसके जस्ट इधर वाले, मतलब अगर मैं चीजें बताऊं आपको, जैसे आपने कभी रेक्टेंगुलर अब अपने कभी क्यूब देखा हो, जैसे रूबिक्स क्यूब देखा होगा, तो रूबिक्स क्यूब में अगर उसको मैं कट करता हूं, इस तरीके से कट किया मैंने कि रूबिक्स क्यूब को इधर से कट किया, तो यहाँ पर अपन को चीजें मिलती है ना कहीं ना कहीं, तो वो 4 चीज, मतलब एज जो निकलेगा उसके अंदर वो 4 क्यूब के अंदर कॉमन होगा ना, 4 क्यूब के अंदर जो नए क्यूब बने उनके अंदर। कहने का मतलब यहाँ पर सीधी सी बात अपन को इतनी याद रखनी है कि इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, मतलब एक जो एज है वो 4 यूनिट सेल के अंदर कॉमन होता है, तो एक यूनिट सेल में उसका केवल 1/4 पार्ट जाएगा। इसका मतलब बाकी की चीज़ अपन खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन के आ गया, AB3, इधर क्या आया था, इधर भी AB3, इधर क्या आ गया, AB3 आ गया। ये अपना क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। इस तरीके क्वेश्चन एक और है अपने पास में, कुछ नहीं करना, सिंपली आपको कॉर्नर दे रखा है और बॉडी सेंटर दे रखा है। कॉर्नर के रेस्पेक्ट में आपको पता है x है, y है, x की नंबर कितनी हो जाएगी, 8 × 1/8, ठीक है। यहाँ पर y की नंबर निकालो कैसे, अरे बॉडी सेंटर की बात चल रही है, बॉडी सेंटर केवल 1 होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होता है, क्यों, क्योंकि एक यूनिट सेल के अंदर कॉमन होता है। इसका मतलब 1:1, रिजल्टेंट जो फॉर्मूला बन के आएगा दैट इज XY। फॉर्मूला क्या बन के आ गया यहाँ पर, XY इज द राइट फॉर्मूला। बताइए ये चीजें हमको क्लियर हुई या नहीं, ये चीजें क्लियर है हमको, XY यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जाए। लेवल को कैसे बढ़ाएंगे, अपने पास में अब की बार क्या है, अब की बार मान लीजिए ए एटम है जो कि प्रेजेंट था कहां पर, ईच कॉर्नर पर, एट ईच कॉर्नर। इनिशियल केस बता रहा हूं मैं, इनिशियल केस क्या है, एट ईच कॉर्नर हमारा ए एटम प्रेजेंट था, बी एटम प्रेजेंट था मान लीजिए एट ईच फेस सेंटर। कहां पर प्रेजेंट है, एट ईच फेस सेंटर, ठीक है। तो अब ऐसा क्या होता है, मैंने ऐसा किया यार कि मैं ऐसा करता हूं, जो ए एटम प्रेजेंट है वो हर एक कॉर्नर पे है ना, उसको कॉर्नर से हटा के उसको, मतलब मैं ऐसा करता हूं उसको, उसमें से एक कॉर्नर को हटा के उस पर सी एटम रख देता हूं, ठीक है। अब बताओ जरा फॉर्मूला क्या बनेगा। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक केस लगाया कि 1A एटम इज रिप्लेस्ड बाय C एटम। 1A एटम जो है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया C एटम से, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, ऐसा कह सकते हैं आप। तो बताइए जरा क्या फॉर्मूला बनेगा। सर इस तरीके क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, अरे बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। आपने क्या किया है अपने पास में, अगर यहीं पे मैं चीजें बना के दिखाता हूं आपको, इमेजिन कैसे करोगे इस चीज को, बहुत आसान है, डरावनी लग सकती है शुरुआत में लेकिन है बहुत आसान। देखो यहां पर क्या था,
ए एटम प्रेजेंट था, ए एटम प्रेजेंट था, ए एटम प्रेजेंट था, ए एटम प्रेजेंट था। 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है, आठों के आठों कॉर्नर पे कौन है? ए एटम है, ठीक है। तो मैंने ए एटम को यहां से हटा के, मतलब एक कॉर्नर से ए एटम को हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया? उसकी जगह मैंने सी एटम रख दिया। ये कौन है मेरा? सी है। ये कौन है मेरा? ए है। और आपको पता है फेज सेंटर कौन प्रेजेंट है? बी एटम प्रेजेंट है। तो कुछ नहीं करना, आपको नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है उसके कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ में, ठीक है। इसका मतलब अपने आप फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। देखो जरा, अभी क्या करना है? ए एटम लिखना है, बी एटम लिखना है, सी एटम लिखना है। ए एटम कितने बचे? अरे कॉर्नर में है 7 एटम, इसका मतलब 7 इंटू 1/8। 7 कॉर्नर एटम, मतलब 7 जो कॉर्नर एटम है दे आर ए, ठीक है। और एक जो कॉर्नर एटम है दैट इज सी। बाकी बी का आपको पता है, बी 6 होते हैं फेस सेंटर की रेस्पेक्ट में, है ना। कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। और हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 है। सी एटम 1 है और कहाँ पर प्रेजेंट है? कॉर्नर पे, इंटू 1/8, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 7/8 रेशियो 3 रेशियो 1/8। अब क्या करूंगा मैं? ऐसा तो फॉर्मूला लिख नहीं सकता, तो मुझे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितनी नंबर के साथ में? मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद नंबर 8। और मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरे पास में क्या आ रहा है? यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, 7 आया। ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में और सी के रेस्पेक्ट में। 7 रेशियो 24 रेशियो कितना हुआ? यहाँ पर 1 आ गया। इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा? A7 B24 C1। ये यहाँ पर क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा। समझ में आया कि हमको फॉर्मूला एक कैसे आया? कुछ नहीं किया आपने, ए एटम को रिप्लेस किया था किसके साथ में? सी एटम के साथ में। सी एटम के साथ में, तो देख सकते हो पहले फॉर्मूला इस केस में क्या था? ए बी था, लेकिन अब क्या बन चुका है? अब बन चुका है A7 B24 C1। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? इसको आप C1 को हटा के क्या लिख सकते हो? सिंपली A7 B24 C लिख सकते हो, ऐसा भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक केस और करता हूं मैं, यहाँ पर एक केस और लेता हूं, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। कुछ नहीं करना, सिंपली कॉन्ट्रीब्यूशन याद होना चाहिए। एक बार मैं दोबारा से आपके सामने लिख दूंगा, अपने आप चीजें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए जरा, अपने पास भी क्या है? यहाँ पर जो ए एटम प्रेजेंट है, अब की बार वो प्रेजेंट है फेस सेंटर पर, ठीक है, एट ईच फेस सेंटर। बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना है, जब मैं फेस सेंटर बोल रहा हूँ इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी तो फेस सेंटर जब तक मैं मेंशन करके नहीं दे रहा हूँ कि यहाँ पर ए एटम को हटा दिया या फिर बी एटम को हटा दिया, तो वो मेंशन करके मैं दे दूंगा। तो ईच फेस सेंटर पे ए एटम प्रेजेंट है, और जो बी एटम है वहां पर कौन आ गया? वहां पर मेरा आ चुका है, मतलब बी एटम कहाँ पे जाके बस रहा है, कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, क्यूब के अंदर कहाँ प्रेजेंट है? तो वो प्रेजेंट है, मान लीजिए अपना एज सेंटर पर। कहाँ प्रेजेंट है? एज सेंटर पर, एट एज सेंटर। अब की बार मैं ऐसा करता हूं, एक्स एटम लेता हूं जो कि मैंने रख दिया है कॉर्नर पर। कहां रख दिया है? कॉर्नर पर, एट 1 कॉर्नर। मान ली 1 कॉर्नर छोड़ते हैं, पूरा सारे के सारे कॉर्नर पर रखते हैं, एट ईच कॉर्नर, ठीक है, एट ईच कॉर्नर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फॉर्मूला मुझे देखना पड़ेगा। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? बताइए जरा, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? तो इस वाले केस में आपको क्या करना है? ए एटम लेना है, बी एटम लेना है, सी एटम लेना है। कुछ रिमूव कुछ नहीं किया है ना, कुछ रिमूव नहीं किया है, सिर्फ अपने क्या करना है? फेस सेंटर कितने होते हैं? 6 होते हैं, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बी एटम कहाँ पर प्रेजेंट है? एज सेंटर पे 12 होते हैं, 1/4 किया। और ये क्या है भाई साहब? ये है अपना 8 × 1/8 कॉर्नर वाला एटम है। इसका मतलब ये हो गया मेरा A3, ये मेरा हो गया B3 और ये हो गया मेरा C। ये यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है। इस तरीके के मॉडिफिकेशन और किए जा सकते हैं। तो अभी अपन डिस्कस करते हैं अबाउट द एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। अब एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है उससे पहले ये चर्चा करेंगे, रुको जरा, 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, बट उससे पहले अपन को क्या समझना है अबाउट द एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्यूबिक बोला है तो गलत है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, क्योंकि क्यूब के अंदर बीसीसी यूनिट सेल होती है, एफसीसी होती है और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है, लेकिन
ईसीसी नहीं प्रेजेंट होती। अभी बताऊंगा मैं, जब 7 क्रिस्टल सिस्टम बता रहा हूँ ना तो वहां बताऊंगा कि क्यूबिक के अंदर कौन कौन सी यूनिट सेल प्रेजेंट होती है, ऐसे ही हमारा जो टेट्रागोनल होती है उसके अंदर कौन कौन सी होती है, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसके अंदर कौन कौन सी यूनिट सेल प्रेजेंट होती है, ये सब कहानी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट मैंने अगर यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल बोला है, ठीक है, वो नहीं है, क्यूब के अंदर होती नहीं है यूनिट सेल, ठीक है। बट काफी बार अपन गलती करते हैं तो उससे अपन को सीखने को मिलता है ना। उसी तरीके से है कि अगर मैंने एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोल दिया, गलत है, दिमाग में चीज गई। क्यों? क्योंकि क्यूब के अंदर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगी और हमारी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगी, लेकिन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं होती। सर ये एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होती क्या है वो बताइए जरा हमको, वो बताइए कि सर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल किसको कहते हैं। तो अगर मैं आपके सामने ये क्यूब रखता हूं, ठीक है, क्यूब तो सभी आप जानते होंगे, ठीक है। एक्चुअल में वो बेसिकली अगर मैं यहां पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं आपको, ठीक है, इस तरीके की चीजें दिखाता हूं, ये क्यूब नहीं है बेसिकली, ये आप कह सकते हो यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू बी एंड मतलब a बराबर b है लेकिन b इज नॉट इक्वल टू c, ऐसा कोई केस है मान लीजिए। बट मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसमें क्या होगा, जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर पे एटम होगा और दो पैरेलल फेस, कोई सा भी दो पैरेलल फेस ले सकते हो, पैरेलल तो समझते होंगे, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ठीक है, या फिर ये वाला फेस और ये वाला फेस, या फिर ये और ये फेस, कोई भी दो पैरेलल फेस ले लो, ठीक है। ये वाले ले सकते हो, ये वाले ले सकते हो, या फिर ये वाले ले सकते हो, कोई से भी दो पैरेलल फेस अगर जब आप लेते हो उनके कुछ फेस सेंटर होंगे। अरे यहां पर अगर मैं इस वाले फेस को और इस वाले फेस को लेता हूं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक फेस सेंटर होगा, वहां पर एक एटम प्रेजेंट हो सकता है और इधर वाले इसके पैरेलल फेस पे एक फेस सेंटर है, उस पे एक एटम प्रेजेंट होता है। तो उस तरीके की यूनिट सेल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आपने क्या बोला, सबसे पहली चीज ये है, क्या चीज है कि इसके अंदर जो एटम है वो कहां कहां प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एज वेल एज एट फेस सेंटर ऑफ टू पैरेलल फेसेस, ठीक है, ये समझ में आया। अब अगली चीज समझो, अगली चीज क्या है, यहां पर हमको ये समझना है, यहां पर हमको ये समझना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे पर यूनिट सेल, जेड बराबर कितना होगा, जेड बराबर कितना होगा। तो जेड बराबर यहां पर आपको पता है एटम कहां कहां पर है, हर एक कॉर्नर पे है, इसका मतलब 8 × 1/8 प्लस यहां पर दो पैरेलल फेसेस पे है, फेस पे नंबर फेस दो पैरेलल फेस सेंटर पे है ना, इसका मतलब क्या होगा, दो एटम प्रेजेंट हुए और फेस सेंटर प्रेजेंट एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर 1 + 1 = 2 एटम प्रेजेंट हो गए। इसका मतलब इसकी जो रैंक है कितनी निकल के आई, यहां पर जेड की नंबर कितनी निकल के आई, 2 निकल के आई। तो क्यूब के अंदर तो ये चीज होती नहीं है, इसका मतलब हमको इस यूनिट सेल के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं लेनी है, हमको इस बारी यूनिट सेल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। किसके बारे में समझना है, हमको समझना है अबाउट द अपना जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, और हमारी जो एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं समझना। हमने 3 के बारे में समझ लिया है, बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है, सारी चीज़ें उनके रेस्पेक्ट में देख ली है, कोऑर्डिनेशन नंबर देख ली है, हमने पैकिंग एफिशिएंसी देख ली है, पैकिंग फ्रैक्शन देख लिया है, हमने उसकी डेंसिटी भी देख लिया, और जो नंबर बेसिक सी बातें हैं कि एटम कहाँ कहाँ पर लाई करता है, कौन कौन से एटम टच करते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, ए का आर के साथ में रिलेशन क्या होता है, ये सारी जो बातें हैं हमने कर ली हैं। समझ में आया क्या हमको यहाँ तक, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अभी अपन डिस्कस करते हैं अबाउट दी क्रिस्टल सिस्टम्स। अब नेचर के अंदर क्या होता है, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम होते हैं और साथ साथ में उन क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी यूनिट सेल प्रेजेंट होती है उसके बारे में अपन को समझना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने पास में 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आप कहोगे क्यूबिक, टेट्रागोनल, आप कहोगे ऑर्थोरोम्बिक, आप कहोगे रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लाइनिक और ट्राइक्लाइनिक। अब इसको याद कैसे किया जाए, ठीक है, यहां पर सबसे पहली बात है ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आए कैसे, वो समझना है हमको। और यहां पर कुछ ABC दिख रहा होगा आपको, दिखने में है ना, यहां पर आपको एंगल्स दिख रहे होंगे, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, अल्फा दिख रहा है, बीटा दिख रहा है, गामा दिख रहा है, बट ये है क्या। और 7 क्रिस्टल सिस्टम्स यहां पर बेसिकली किस बेसिस, कोई भी चीज़ है अगर जब क्लासिफाई करते हैं चीज़ों को उसका कुछ ना कुछ बेसिस होता है ना, ऐसे यहाँ पर भी एक बेसिस है।
तो यहाँ पर मैं एक एक चीज़ बताता हूँ कि अपने पास में जो बेसिस है कि जो क्लासिफिकेशन अपन कर रहे हैं उसका जो बेसिस है वो क्या हो जाएगा हमारा है जो हमारे इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं, मतलब इंटरफेशियल जो एंगल्स हैं, मतलब दो फेजेस के बीच का जो एंगल, जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा, एक तो ये बेसिस होता है इंटरफेशियल एंगल के बेसिस पे, और साथ साथ में हम जो एज पैरामीटर्स होते हैं या जिसको हम एज लेंथ कहते हैं, क्या कहते हैं, एज लेंथ कहा जाता है, या फिर जिसको हम एज पैरामीटर कहते हैं, उनके बेसिस पर हमने क्लासिफाई करा डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस को, और उनको डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स, मतलब डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स हमने बनाए। कौन कौन से बनाए? हमने क्यूबिक बनाया, हमने टेट्रागोनल बनाया, हमने ऑर्थोरोम्बिक बनाया, हमने रोम्बोहेड्रल बनाया, हमने हेक्सागोनल बनाया, हमने मोनोक्लाइनिक बनाया, हमने ट्राइक्लाइनिक बनाया। ये कुछ यहाँ पर क्रिस्टल सिस्टम्स बनाए। अब याद कैसे करोगे कि सर ए बराबर बी बराबर सी होता है इसके अंदर, इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता है, इसके अंदर 90 डिग्री एंगल होता है। तो याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो जरा, याद रखना C T O R H M N T, ये याद रखना। इधर रखना अपना A बराबर B, मतलब इधर अपने एज लेंथ लिखना, ठीक है। क्या लिखना? एज लेंथ, ठीक है। इधर अपने लिखना यहाँ पर क्या, इधर लिखोगे अपने इंटरफेशियल एंगल्स। इंटरफेशियल एंगल कहाँ लिखोगे? यहाँ पर। और इधर क्या लिखोगे? टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब बहुत सारे, जैसे मैं इसमें बात करूं ना, इसमें क्या है, आपको इंटरफेशियल एंगल बता दिए, एज लेंथ बता दिया और एग्जांपल्स भी बता दिए, लेकिन एक चीज नहीं बताई कि इस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी यूनिट सेल मिल सकती है, या ब्रेवाइस लैटिस कौन सा होगा, ऐसा कुछ नहीं बताया। मैं बताऊंगा बिल्कुल, उस बारे में बिल्कुल चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देखो जरा, ऐसा करते हैं, एक ट्रिक जो होती है उसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ए के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। ए बराबर यहाँ पर होता है, मतलब यहाँ पर क्या है, ए बराबर बी बराबर सी, यहाँ पर होता है ए बराबर बी बराबर सी। सर यहाँ पर होता है ए बराबर बी बराबर सी। धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य रखोगे, हो सकता है दिमाग में कुछ सवाल उठ रहे होंगे, पर रुको जरा, सब्र करो। एक महापुरुष ने कहा था ऐसी बात है। ए बराबर बी बराबर सी, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और इधर क्या होगा? इधर यहाँ तक तो होगा। देखो सबसे पहले तो इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, अब देखो क्या एक्चुअल में सारे के सारे एज लेंथ बराबर थे? नहीं थे। देखो जरा, कुछ अलग अलग डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर नहीं बराबर, इस तरीके। तो अब कैसे याद रखोगे? कुछ नहीं करना, जादू देखो, देखो जादू देखो। मैं यहाँ पर दूसरे वाले को कट करूंगा, इधर मैं दोनों को एक साथ में कट कर दूंगा। तीसरे वाला जो मेरा यहाँ पर चौथा वाला आएगा उसमें कुछ कट नहीं करूंगा। यहाँ पर ए बराबर होता है बी के और बी बराबर होता है सी के, ठीक है। फिर ए बराबर तो होगा बी के, लेकिन बी नॉट इक्वल टू सी होगा। फिर अपना जो ये वाला केस होगा उसमें दोनों को कट कर दूंगा और यहाँ पर भी दोनों को कट कर दूंगा। अब कंपेयर करके देख लेना भाई। ट्रिक समझ में आई तो थैंक यू वेरी मच, और नहीं तो मजदूरी करो भाई, ऐसे याद रखो। लेकिन मैं समझता हूं ट्रिक आ गई होगी समझ में। क्या किया आपने? सबसे पहले तो ए बराबर बी बराबर, मतलब जो फर्स्ट है उसके केस में आपने दोनों को बराबर रखा। दूसरे केस में क्या किया? दूसरे वाले को कट कर दिया, मतलब बी इज नॉट इक्वल टू सी। दो एज लेंथ तो बराबर होते हैं, लेकिन तीसरा वाला डिफरेंट होता है, समझ सकते हो। और तीसरे वाले केस में आपको यहाँ पर क्या होता है, ए बराबर तो होता है बी के, लेकिन बी नॉट इक्वल टू सी होता है। फिर चौथे केस में बराबर कर दोगे, पांचवें केस में क्या करोगे? सेकंड वाले को डिफरेंट कर दोगे, छठवें केस में दोनों को डिफरेंट कर दोगे, सातवें केस में दोनों को डिफरेंट कर दोगे। बताइए जरा, समझ में आई क्या चीज है हमको? अब चलिए किस बारे में समझ लेते हैं हम। अब समझते हैं अबाउट दी अल्फा बीटा एंड गामा। किस बारे में समझे? अल्फा होता है बीटा के, सॉरी मैंने गामा लिख दिया क्या, अल्फा होता है बीटा के, बराबर होता है गामा के। और आप सभी को पता है क्यूब के अंदर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के भी होता है। सारे के सारे जो एंगल्स हैं, अब अगर आपको यूनिट सेल के पैरामीटर्स पता है तो आपको पता होगा कि अगर मैं इसको ओरिजिन मानता हूं तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा बाई एक्सिस हो गया, ये मेरा जेड एक्सिस हो गया। तीनों के बीच में जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तीनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री। इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कहता हूँ, इसको मैं सी कहता हूँ। मतलब एक्स एक्सिस पे जो एज लेंथ है उसको बोल दिया एक्स, मतलब ए बोल दिया, ठीक है। बी क्या है? बाई एक्सिस पे जो एज लेंथ है। जेड एक्सिस पे जो एज लेंथ है उसको बोल दिया सी। फिर इंटरफेशियल एंगल क्या है? दो फेजेस के बीच के एंगल है, ठीक है। दो फेजेस के बीच के एंगल है, एक अल्फा हो जाएगा, एक हमारा बीटा हो जाता है, ठीक है, एक हमारा गामा। इस तरीके से आप कहते हो, ठीक है। ये चीजें हैं।
अब यहाँ पर क्या है, अल्फा बराबर बीटा है और बराबर है गामा के, और जो कि 90 डिग्री के। सिमिलरली यहाँ पर अल्फा बराबर है बीटा के, बराबर है गामा के, बराबर है 90 डिग्री के। अल्फा है बराबर बीटा के, बराबर गामा, बराबर 90 डिग्री। अब देखो जरा, यहां तक तीनों क्या है, एक जैसे हैं, तीनों बराबर भी है और 90 डिग्री भी है। देख सकते हो ये, अरे यार CTU RHMT का मतलब नहीं समझा? अरे क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक रोम्बोहेड्रल हेक्सागोनल मोनोक्लाइनिक एंड ट्राइक्लाइनिक। तो यहां पर क्या होगा, अभी तक ये तीनों जो हैं, मतलब मेरे पास में क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक तीनों बराबर है किसके, मतलब अल्फा बराबर, इसके लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है जो कि 90 डिग्री बराबर है। अब देखिए रोम्बोहेड्रल में चीजें बदलेंगी, अल्फा बराबर होगा बीटा के, बराबर होगा गामा। यहां तो कुछ नहीं बदला सर, अरे देखो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, लेकिन समझ रहे हो। अब फिर हेक्सागोनल का पता है सबको, यहां पर अल्फा बराबर होता है बीटा के जो कि 90 डिग्री के बराबर है, लेकिन गामा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता, वो 120 डिग्री के बराबर होता है। फिर यहां पर क्या होगा सर, यहां पर अल्फा होता है गामा के बराबर और होता है 90 डिग्री के बराबर, और जो हमारा बीटा है वो 90 डिग्री नहीं होता है। समझ में आया? यहां पर क्या होगा ट्राइक्लाइनिक के बारे में, ट्राइक्लाइनिक के अंदर क्या होता है, ट्राइक्लाइनिक के अंदर अल्फा बराबर नहीं होता बीटा के, बीटा बराबर नहीं होता गामा के, मतलब किसी को मतलब ही नहीं है, प्यार मोहब्बत इस इनसे कोई मतलब ही नहीं है भाई साहब, दूसरे पे डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं है, ना मुझे दूसरे से लेना देना है और ना मुझे 90 डिग्री से लेना देना है। अल्फा बराबर नहीं है बीटा के, ना ही बराबर है वो गामा के, ना ही बराबर वो 90 डिग्री के। समझ में आया? ये होता है कुछ क्रिस्टल सिस्टम्स। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, यहां तक चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? अब ऐसा कहा जाता है कि क्यूबिक जो क्रिस्टल लैटिस है वो सबसे सिमेट्रिकल क्रिस्टल लैटिस होता है। क्यूबिक जो क्रिस्टल लैटिस है दैट इज द मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। और जो हमारा ट्राइक्लाइनिक है ये सबसे लेस सिमेट्रिकल कह दो, या फिर इट इज द मोस्ट एसिमेट्रिक क्रिस्टल लैटिस। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलता है तो आप क्या बोलोगे? क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो नेचर के अंदर सबसे सिमेट्रिकल क्रिस्टल लैटिस होता है। अब क्यों होता है? इसके अंदर होते हैं 13 तो हो जाते हैं इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री और 9 होते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब इसके अंदर है 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अरे सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, कभी पढ़े हो तो, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इसके अंदर कितने हैं? 23 हैं। इसके अंदर 13 तो है Cn, ठीक है, एक है इसके अंदर I, और इसके अंदर 9 होते हैं अपने सिग्मा। सिग्मा मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। अब I जो है, एडवांटेज क्या है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री केवल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस के अंदर होती है। मतलब अगर मैं इसके सेंटर से इधर की डायरेक्शन में जाऊं, इधर की डायरेक्शन में जाऊं, मुझे सेम एनवायरनमेंट मिलेगा। इधर की डायरेक्शन में जाऊं, इधर की डायरेक्शन, मतलब दो अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर मुझे एनवायरनमेंट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। इसका मतलब यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। समझ में आया क्या हमको? लेकिन ट्राइक्लाइनिक के अंदर क्या होता है, आप कहते हो यहां पर इट इज द लेस सिमेट्रिक और मोस्ट अनसिमेट्रिकल। दिस इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल। इसमें सिमेट्री नाम की चीज होती नहीं है, ठीक है। तो आप ये, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप कह सकते हो। अब जरा इस बारे में चर्चा कर ली जाए। नेचर के अंदर 14 ब्रेवाइस लैटिस आपने सुने होंगे, 14 ब्रेवाइस लैटिस एंड 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। वो 7 क्रिस्टल सिस्टम और 14 ब्रेवाइस लैटिस आते कैसे हैं? तो सबसे बेसिक सी बात है, जो चीज प्रिमिटिव होती है, जो चीज सिंपल होती है, वो सबके अंदर मिलती है। इसका मतलब जो हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल होगी, वो सबके अंदर देखने को मिलेगी, सबके अंदर वो रहेगी। मतलब मेरी P यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी। यानी जितने भी क्रिस्टल लैटिस हैं, जितने भी क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, सबके अंदर प्रिमिटिव यूनिट सेल तो देखने को मिलेगी। एडवांटेज क्या है? हमारी जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसके अंदर क्या होता है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एफसीसी भी होती है और उसके अंदर बीसीसी भी होती है। पता है नहीं पता? पता है, डिस्कस भी किए हैं। और हमारा जो ऑर्थोरोम्बिक है यहां पर भाई साहब, इसके अंदर ऑर्थोरोम्बिक मतलब हमारा तीसरा नंबर, मतलब हमारा इसके अंदर एफसीसी भी होगी, इसके अंदर बीसीसी भी होगी, इसके अंदर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी होती है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी होती है इसके अंदर, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या है, चारों के चारों टाइप की है। अब देखो जरा, अपने पास में जो टेट्रागोनल है
इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर ECC होती है, और जो हमारा मोनोक्लाइनिक है उसके अंदर BCC होती है। ये कुछ केस होता है कहां पर, ECC यहां पर है, BCC यहां पर है। अब काउंट करो 14 यहां पर आए नहीं आए, 14 टाइप के यहां पर यूनिट सेल बनी नहीं बनी। अब 14 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम कैसे बोलोगे उसको? अरे मैंने क्या कहा था, यूनिट सेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर केवल एक टाइप की यूनिट सेल हो सकती है। अब यहां पर 14 टाइप की अगर यूनिट सेल मैं बनाता हूं विद रेस्पेक्ट टू, मतलब अगर मेरे पास में यहां पर ये केस बनता है, ठीक है, ये केस बना, 7 क्रिस्टल सिस्टम है, तो एक बार मैंने इस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर एक बार PCC देखी, अरे एक यूनिट सेल के अंदर केवल प्रिमिटिव हो सकती है, ठीक है, एक यूनिट सेल, एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर FCC हो सकती है, एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर BCC हो सकती है, मतलब इसके अंदर बन गए 3 क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। इसके अंदर कितने बने? 2 बने, एक P का, एक ECC का, ठीक है। एक अपन एंड सेंटर बोलेंगे, ECC नहीं बोलेंगे, EC बोलेंगे केवल, है ना, EC बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? BC। इसको क्या बोलेंगे? FC बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? BC बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड बोल रहा हूं, ठीक है। ये समझ में आया? अब इसी के रेस्पेक्ट में आप यहां पर भी समझ सकते हो, यहां पर FC हो गया, ठीक है, BC हो गया और EC हो गया, ठीक है। ये समझ में आया? इसका मतलब अगर मेरे पास में मैं किसी भी लैटिस को काउंट करता हूं तो कितने हो जाएंगे यहां पर अपने पास में? 7 तो हो गई प्रिमिटिव, 2 ये कितनी हो गई? 7 2 9 10, 3 ये कितनी हुई? 13 और एक 14। तो 14 क्या होता है? आप क्या बोलोगे? नेचर के अंदर इन द नेचर देयर आर 14 ब्रेवाइस लैटिस। अरे साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया था उनको नाम के अकॉर्डिंग हमने बोल दिया 14 ब्रेवाइस लैटिस, और यहां पर होते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम्स हैं? 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। कौन कौन से? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लाइनिक और ट्राइक्लाइनिक। कौन कौन से हैं? कैसे याद रखोगे? CTORHMNT। C का मतलब क्यूबिक, T का मतलब टेट्रागोनल, O का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, R का मतलब रोम्बोहेड्रल, H का मतलब हेक्सागोनल, M यहाँ पर मोनोक्लाइनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पहला वाला T टेट्रागोनल को रिप्रेजेंट करता है, और ये यहाँ पर ट्राइक्लाइनिक को रिप्रेजेंट करता है, ये टेट्रागोनल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रोम्बोहेड्रल को कुछ और नाम भी दिया जाता है, पता होगा आपको, ट्राइगोनल बोलते हैं, ठीक है। ये सारी कुछ चीजें आपको आई थिंक यहाँ तक समझ में आई या नहीं आई? आ गई होंगी, बहुत बेसिक सी कहानी है। अब जो एक्स्ट्रा चीज मुझे बतानी थी, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज क्या थी? मैं एग्जांपल्स अभी तक आपको नहीं बताए। मैंने आपको ये बता दिया क्रिस्टल सिस्टम्स कितने हैं, मैंने आपको बता दी एज लेंथ के साथ में कैसा रिलेशन है, मैंने आपको समझा दिया इंटरफेसियल एंगल्स के साथ में कैसा रिलेशन है, मैंने आपको समझा दिया टाइप ऑफ यूनिट सेल कौन कौन सी होगी उस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर। और मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, एग्जाम्पल आपको दे देता है और आपसे पूछता है कि इस एटम के अंदर, इस एलिमेंट के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर किस टाइप की यूनिट सेल प्रेजेंट होती है, या फिर ये जो एटम है वो किस टाइप का यूनिट सेल तो नहीं पूछेगा, वो क्या पूछ लेगा सिंपली कि क्रिस्टल सिस्टम कौन सा प्रेजेंट है, क्रिस्टल सिस्टम इसके अंदर कौन सा होता है। तो आप बड़ी ही आसानी से आंसर कर सकते हो। मैं आपसे कहूँगा इनको याद करके जाओ, NaCl का एग्जाम्पल याद करके जाओ, NaCl याद हो गया तो NaBr भी हो जाएगा, ठीक है। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, डायमंड हो गया, ये सब बेसिक से एग्जाम्पल है, अपने आप को पता रहता है सिर्फ ये किसके कैटेगरी में आएंगे, क्यूबिक की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। ऐसे ही अपना जो CF2 होता है, Na2O जो होता है, ठीक है, रूटाइल स्ट्रक्चर इस तरीके से है ना, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे अपनी जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर होती है, ये सब किस कैटेगरी में जाती है, ये सब क्यूबिक की कैटेगरी में जाती है। टिन जो होता है वो जाता है किस कैटेगरी में, टेट्रागोनल की कैटेगरी में। NH4Br किस कैटेगरी में जाता है, टेट्रागोनल की कैटेगरी में, ठीक है। आयोडीन जो होती है, KNO3 जो होती है, और रोम्बिक जो सल्फर है वो जाती है रोम्बोहेड अपना ऑर्थोरोम्बिक के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, कैसे रोम्बिक जो सल्फर है वो किस कैटेगरी में जा रही है, ऑर्थोरोम्बिक की कैटेगरी में जा रही है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन बनता है तो आप कर सकते हो कि अगर मेरे पास में रोम्बिक सल्फर है उसका क्रिस्टल सिस्टम कौन सा होगा, ठीक है, कर सकते हो आंसर। बिस्मथ, एल्यूमिना, NaNO3, KNO3, ग्रेफाइट, ZnO, इस तरीके से भी क्वेश्चन अगर बनता है तो आप कर सकते हो। अपने पास में बोरिक एसिड किस कैटेगरी में जाएगा, ट्राइक्लाइनिक की कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये किस कैटेगरी में जाएगा, हमारा ट्राइक्लाइनिक की कैटेगरी में, ठीक है। CuSO4.5H2O क्या बोला,
CuSO4.5H2O, ये किस क्रिस्टल लैटिस का एग्जाम्पल है? तो आप कहोगे ट्राइक्लैनिक का। अगर मैं आपसे पूछूं जो CuSO4.5H2O है इसका कुछ नाम होता है, लैब के अंदर आपने देखा होगा, क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है ब्लू विट्रियोल। क्या नाम होता है इसका? ब्लू विट्रियोल इसका नाम होता है। समझ में आई क्या हमको चीजें? ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल होता है, सभी को पता है। ग्रेफाइट की मैंने लेयर्स भी आपको बता के दिखाई थी। ग्रेफाइट की एक लेयर इस तरीके से, मतलब एक इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लेयर आप बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लेयर बना, एक लेयर ये हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर तो है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ना। और ये बेसिकली क्यों होती है? ये कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो चीजें मैंने अभी तक बताई है। आगे ये चीज मैंने ये जो चार्ट बनाया है इंपॉर्टेंट है, कॉपी के अंदर लिख लेना भाई साहब, एग्जाम में बहुत आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे। लेकिन अगर बात करूं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। जैसे KNO3 पूछा गया काफी बार। KNO3 किस टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है? वो अपना ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम रखता है, ठीक है। ये चीजें समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे लेके चलते हैं। अब हम समझने वाले हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम एटम्स को कितना भी पास अरेंज करते हैं, हम समझते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस बेसिकली क्या होता है? जब मैं 3D अरेंज करता हूं किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेरे पास में हैं और उनको मैंने क्या किया? 3D रेगुलर अरेंज किया, ठीक है। रेगुलरली उनको 3D में अरेंज कर दिया स्पेस के अंदर, तो वहां पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनती है। हम ये ट्राई करते हैं कि एटम्स को जितना क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर में अरेंज किया जा सके। अरे आपको पता है सॉलिड की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है या फिर इसके जो अंदर एटम्स हैं या जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? क्लोजली पैक्ड होती है। और क्लोजली पैक्ड अगर है इसका मतलब यहां पर हम ट्राई करेंगे कि इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी उसको मेंटेन करा जाए। और मेंटेन करने के लिए जब हम इसके क्रिस्टल बनाते भी हैं, या फिर मैं यहां पर एक बार एक कैसे भी अरेंज कर लूं यहां पर, मतलब मैंने एक बार ऐसे इसको अरेंज किया, ठीक है। कितना भी मैं यहां पे कैसे भी अरेंज करता हूं, यहां पर आपको पता है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, हेक्सागोनल होती है, ठीक है। एक स्क्वायर होती है, एक हेक्सागोनल। तो यहां पर क्या होता है, मैं ट्राई करता हूं एटम्स को पास पास अरेंज करने की, पास पास अरेंज करता हूं। अब पास पास अरेंज करने को ही हम क्या कहते हैं? क्लोज पैकिंग कहते हैं। और जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स कहते हैं। सिंपली आप नाम से समझ सकते हो यार, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मतलब ऐसी स्ट्रक्चर्स जिसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, उनको बहुत क्लोजली पैक्ड आपने अरेंज किया है, क्लोजली अरेंज किया है, उनको कहा जाता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। उनको क्या कहा जाता है? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। क्लियर है? अब क्लोज पैकिंग जो होती है, क्लोज पैक्ड जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो 3 तरीके से बन सकती हैं। 3 तरीके से कैसे अरेंज? मतलब अगर मैं बात करूं कि मैंने एक बार क्या किया, मेरा मन किया यार मेरे पास बहुत सारे एटम्स हैं, इनको ऐसा करता हूं, मैंने लाइन में लगा दिया, चलो लाइन में खड़े हो, एक नंबर, बिल्कुल किसी को हिलना नहीं है, सिर्फ वो ऐसे लाइन, ऐसे आपने कभी प्रार्थना बोली हो तो इस तरीके से खड़े हो जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे हाथ बांध के, मतलब ऐसे बचपन में हम क्या करते थे कि हमारे जो टीचर प्रार्थना वगैरह बुलवाते थे तो ऐसे लाइन में खड़े हो जाते थे और एक हाथ का फासला होना चाहिए इस तरीके से। अब वो जो फासला है हम ट्राई करेंगे बिल्कुल एक के पास एक को अरेंज कर दें, बिल्कुल उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम से कम होनी चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं कि जैसे मैंने यहाँ पर एटम्स को कुछ अरेंज किया है, तो मैंने क्या किया, जब मैं इसको चिपका रहा था तो मैंने ट्राई किया यहाँ पर एटम्स को बिल्कुल पास पास अरेंज करने की। क्यों? अरे अगर मैं यहाँ पर कुछ मॉडल बना रहा हूँ सॉलिड का, तो एटम्स बिल्कुल पास पास होने चाहिए ना, पास पास होने चाहिए। आप देखो जरा, गूफ अप किसको कहते हैं, ठीक है, बिहाइंड द सीन्स। यहां पर क्या हुआ भाई साहब, मेरे पास गोंद तो बची नहीं, जो गोंद गम होती है बेसिकली, मतलब जो, ठीक है, उसको मैं क्या कर रहा था, चला रहा था, तो उसमें से गम तो खत्म हो गई, तो मुझे एन मौके पर भाई साहब टेप से चिपकाना पड़ा। लेकिन जो मैंने क्या किया, जो सॉलिड की प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करने की कोशिश करी, तब भी क्या कि एटम्स बिल्कुल पास पास होने चाहिए, कितना भी कैसा भी अरेंज करो लेकिन एटम्स भाई साहब पास पास होने चाहिए, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को मैं मेंटेन करने की कोशिश करी, ठीक है। ये आई थिंक आपको समझ में। अब क्या किया, एक बार तो मैंने एक बिल्कुल एक लाइन के अंदर अरेंज कर दिया। किस में अरेंज किया? एक लाइन के अंदर। इसको कहते हैं 1D क्लोज पैकिंग। केवल एक एक्सिस के अंदर आपने एटम्स को अरेंज किया है। एक क्या अरेंजमेंट हो सकता है, आपने एटम्स को एक लाइन में अरेंज किया और फिर दूसरी जो लाइन आती है, मतलब मेरे पास में एक लेयर ये थी और एक लेयर ये थी, दोनों को मैंने एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज कर दिया। तो उसको मैं कुछ ऐसे दिखाता हूं, उसको मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूं, देखो जरा,
उसको मैं कैसे कुछ ऐसे दिखाता हूँ। एक लेयर और मैंने इस तरीके से जस्ट नीचे इसके अरेंज करता जा रहा हूँ, मैं जस्ट नीचे अरेंज करते हुए जा रहा हूँ, जस्ट नीचे इसके अरेंज करते हुए जा रहा हूँ। तो एक अरेंजमेंट तो ये हो सकता है, और दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है, मैं ऐसा करता हूँ, मेरी जो एक लेयर है ये, अब जो दूसरी लेयर लेके आ रहा हूँ मैं, वो इसकी कैविटी में चली जाए। याद करो भाई, अरे याद करो, क्रिस्टल लैटिस जब समझाया था तो मैंने दो तरीके बताए थे ना, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, और एक क्या होती है हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल 2D भी होती है और 3D भी होती है। अभी अपन चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, हेक्सागोनल 2D। अब यहां पर ऑब्जर्व करो चीजों को, यहां पर क्या हुआ एक एक करके बताऊंगा, लेकिन मैं चीजें बता रहा हूं, ऑब्जर्व करना सिखा रहा हूं कि एक तरीका ये हो सकता है, और ये भी क्या है, ए लेयर ही तो यार, ए लेयर बी क्यों लिख रहे हो, ए लेयर है, यहां पर कैविटी में गई तो बी लेयर हुई। इसको मैं कह देता हूं ए लेयर अरेंजमेंट। इसको मैं क्या कहता हूं, इसको मैं कहता हूं ए बी लेयर अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंज कर दिया जाए। अब एक तरीका और क्या हो सकता है, यहां पर ऐसा करता हूं मैं, यहां पर एक लेयर ये है, इसके ऊपर मैं एक लेयर और रखता जाता हूं, मतलब 2D लेयर्स को अरेंज करता हुआ जा रहा हूं, एक के ऊपर एक 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 एक, एक। इस तरीके से अपने पास में यहां पर एक स्ट्रक्चर बन के आती है, विच इज एक्चुअली नॉन एज द 3D क्लोज पैकिंग। अब 3D क्लोज पैकिंग को भी समझेंगे। 3D क्लोज पैकिंग के अंदर हमारी आती है एक तो CCP क्लोज पैकिंग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ABC क्लोज पैकिंग। एक होती है हमारी AB क्लोज पैकिंग। अरे एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका क्या हो सकता है, फील दिला रहा हूं, ध्यान दो। ये मेरी A लेयर है, इसके ऊपर मैं B लेयर रखी, ठीक है, B लेयर रखी, और अब जो तीसरी लेयर आएगी वो इसके जैसी रहेगी, ठीक है, तीसरी लेयर इसके जैसी रहेगी। ये हुई मेरी A लेयर, ये हुई मेरी B लेयर, और इसके ऊपर यही लेयर आ रही, मतलब AB टाइप की क्लोज पैकिंग हुई। अब क्या होता है, अब मैंने AB लेयर तो आपको समझा दी, लेवर नहीं लेयर, है ना। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर A लेयर ली, B लेयर ली, अब मैं लेके आता हूं तीसरी लेयर, जो कि है अपनी कौन सी वाली लेयर, C लेयर। तो ये कौन सी हो गई, A B and C। फिर दोबारा से यहाँ पे A आएगी, फिर हमारी B आएगी, फिर हमारी C आएगी। समझ में आया क्या, A लेयर, B लेयर और C लेयर, ठीक है। और ये क्या था अपना, A लेयर, B लेयर, और फिर आती है A लेयर, और फिर इसके बाद में B लेयर आती है। तो क्लोज पैकिंग किस तरीके से हो रही है, ये बेसिकली एक मेरी 2D क्लोज पैकिंग की रिजल्ट है ना। यहाँ पर लेयर क्या है, आपको किस तरीके से दिख रही है, आपको रिजल्ट आप कह सकते हो, ये मेरी एक अरेंजमेंट है, उसके नीचे दूसरी लेयर, अरे ये लेयर थी एक अरेंजमेंट, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ पे दूसरी लेयर। तो कहने का मतलब ये तो 2D स्ट्रक्चर है, और 2D स्ट्रक्चर, मैं एक 2D स्ट्रक्चर के ऊपर दूसरी 2D स्ट्रक्चर रख रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, 2D स्ट्रक्चर रख रहा हूं, तो उससे क्या बनेगी, 3D स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये मेरी हुई क्या, AB क्लोज पैकिंग, ठीक है, मतलब AB क्लोज पैकिंग 3D के अंदर, ठीक है। और ये कौन सी हो गई मेरी, ABC क्लोज पैकिंग, जिसको कहा जाता है क्लोज पैकिंग, कौन सी वाली, क्लोज अपन कहते हैं CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, और जिससे बनती है FCC। तो अभी अपन एक एक चीज के बारे में समझते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, अब एक एक चीज के बारे में जरा पढ़ा जाए, ठीक है, एक एक चीज के बारे में पढ़ा जाए। तो सबसे पहले आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं 1D क्लोज पैकिंग। तो 1D क्लोज पैकिंग तो समझ में आ गई, बहुत ही आसान है। एटम्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक सिंगल लेयर के अंदर आप अरेंज करते हो। यहां पर जो एटम्स हैं केवल एक सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं। इस टाइप की क्लोज पैकिंग को क्या नाम दिया जाता है, इस रिश्ते को हम नाम देते हैं 1D क्लोज पैकिंग। यहां पर जो एटम्स हैं दे आर अरेंज इन अ वन एक्सिस, यहां पर केवल एक सिंगल एक्सिस में अरेंज हो रहे हैं, केवल सिंगल एक्सिस के अंदर अरेंज हुए हैं। किसके अंदर अरेंज हुए हैं, सिंगल एक्सिस के अंदर अरेंज हुए हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं, एक बेसिक सा सवाल है मेरा आपसे कि इसमें इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर इस एटम का, तो आप कहोगे 2। कैसे बोलोगे, ये जो एटम है इस एटम से भी कनेक्ट है, इस एटम से भी टच कर रहा है, इसका मतलब सर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगी। मैं छाती ठोक के क्लेम कर रहा हूं, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आएगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 नहीं आएगी तो फिर मैं आपसे पढ़ना छोड़ दूंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, पढ़ना जारी रखो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितनी है, 2 है। अब चलिए आगे बढ़ा जाए, 2D क्लोज पैकिंग के बारे में चर्चा करी जाए। 2D क्लोज पैकिंग क्या होती है, 2D क्लोज पैकिंग बहुत आसान है। ये मेरी थी, अरे ये मेरी है एक लेयर जो कि 1D क्लोज पैकिंग को शो कर रही है। इसके यहां पर जो दूसरी लेयर लेके आ रहा हूं मैं, इसके जस्ट नीचे रख रहा हूं। किसके नीचे, अरे इसके जस्ट नीचे रख रहा हूं, जस्ट नीचे इसके अलाइंड है, जस्ट इसके नीचे अलाइंड हो रही है, ठीक है। दूसरी तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पर जो एटम्स हैं ये सिंगल लेयर आई मेरे पास में,
ये क्या है, सिंगल लेयर। अब जो दूसरी मेरे पास में 1D लेयर है, ठीक है, एटम्स की, वो कैविटी के अंदर जा रही है। किसके अंदर जा रही है? कैविटी के अंदर जा रही है। किसके अंदर चली गई? कैविटी के अंदर चली गई, कैविटी के अंदर चली गई, ठीक है। तो इस तरीके की क्लोज पैकिंग का नाम क्या होता है? इनका नाम होता है, बाकायदा इनका नाम है, इसका नाम है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, या स्क्वायर क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है 2D के अंदर, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बताइए जरा, यहां तक चीजें क्लियर है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब मेरा सवाल वही रहेगा आपसे, कोऑर्डिनेट नंबर बता दो यार, लगे हाथ मुझे, कोऑर्डिनेट नंबर बता दीजिए यहां पर। तो आप कहोगे कोऑर्डिनेट नंबर इज 2 या 4। अरे सर 4 होगी ना, कोऑर्डिनेट नंबर 4। इसमें किसी भी एटम को अगर मैं चूज करता हूं, मान लीजिए किसी भी एटम को अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चूज करता हूँ, मैंने इस एटम को मान लीजिए चूज कर लिया, ठीक है। तो ये इस एटम को टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, 1 नंबरिंग, 2 नंबरिंग, 3 and 4। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनी उसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? स्क्वायर। इसका मतलब नाम हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कोऑर्डिनेट नंबर क्या होगी? तो सर कोऑर्डिनेट नंबर यहाँ पे 4 होगी। यहां पर कितनी होगी? यहां पर बताओ यार, यहां पर किसी भी एटम को चूज कर लो, मैंने इसको चूज कर लिया, तो ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है, मैंने सबको कनेक्ट कर दिया आपस में, सबको कनेक्ट कर दिया। मैं ऐसे ही करता हूँ लाइफ के अंदर भाई साहब, सबको कनेक्ट कर देता हूँ, मैं ऐसा बनता हूँ, मैं सबको चाहता हूँ कि सब मिलजुल के रहे, तो मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनी दैट इज हेक्सागन, और हेक्सागन बनने की वजह से मैंने बोल दिया कोऑर्डिनेट नंबर इज 6। सोचने का ही नहीं, ज्यादा यहां पर सोचने का नहीं है, लोड लेने का नहीं है, कोऑर्डिनेट नंबर यहां पे 6 आएगी, कह सकते हो, इसका मतलब कोऑर्डिनेट नंबर 6 हो गई। अब इस लेक्चर के अंदर हम यहीं तक रखते हैं, आने वाले लेक्चर के अंदर मैं 3D क्लोज पैकिंग आपके साथ में समझाऊंगा। 3D क्लोज पैकिंग होती क्या है, वो सारी चीजें आपके साथ में रिलेट करी जाएंगी। 3D क्लोज पैकिंग क्या होती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होती है, जिसको CCP कहते हैं, वो FCC कैसे बनाती है, ऐसे में यहां पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में 3D वाली, उसके बारे में समझाऊंगा आपको, जिसको मैं ABAB क्लोज पैकिंग कहता हूं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर जो हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस है, उसके अंदर यूनिट सेल कैसी दिखती है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कमाल का कंसेप्ट है भाई, कमाल का कंसेप्ट है। नॉर्मल जो क्यूब के अंदर कैलकुलेट किया था ना, उससे बिल्कुल अलग है। वहां पर एक क्यूब नहीं होता है वॉल्यूम, टोटल लाइफ लेवल वॉल्यूम जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसके अंदर जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम एक क्यूब नहीं होता है, वहां पर थोड़ा वेरी करता है, और वेरी जब करेगा तो कमाल की चीजें सीखने को मिलती हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ में आने वाले लेक्चर के अंदर। तो जैसा कि मैं हर लेक्चर के लास्ट में आपसे सभी से कहता हूं कि ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न विद अ स्माइल, एंड दिस इज गौरव बसवाल साइनिंग ऑफ।